तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये पैडागोजी में यदि हम देखें तो जो आपका शिक्षा शास्त्र होता है इसमें वैज्ञानिक पावलोव ने अनुबंधित अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत किया था। कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था जिसको हम क्या कहते हैं, अनुबंधन। इनके बारे में अनुबंधन के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो हमें थोड़ी सी जानकारी देखनी होगी इनके बारे में। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, ईपी पावलोव को क्या कहा जाता है, अनुबंधन का जनक कहा जाता है। तो ईपी पावलोव क्या हो जाएंगे, आपके अनुबंधन के जनक हो जाएंगे। इसी के साथ यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर इनका जन्म। अब इनका यदि आप जन्म स्थान देखें, जन्म देखें तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 26 सितंबर 1849 को रिजायन यानी किस जगह हुआ था, रूस में हुआ था। जो पावलोव महोदय हैं इनका जन्म कब हुआ था, 26 सितंबर सन 1849 को कहाँ पर हुआ था, रूस में हुआ था। साथ में यदि देखी जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 27 फरवरी सन 1936 को मास्को, जो आपका रूस का ही क्या है एक शहर है, तो मास्को में इनकी 27 फरवरी सन 1936 को क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ यदि आप यहाँ पे देखते हैं तो जो आईपी पावलोव हैं, ईपी पावलोव हैं, ये एक रूसी वैज्ञानिक हैं। अब चूंकि रूस के हैं तो रूसी वैज्ञानिक तो हम इन्हें कहेंगे ही। साथ में यदि आप इनको देखें तो ईपी पावलोव रूसी वैज्ञानिक थे। इनका जो पूरा नाम है, पूरा नाम क्या हो जाएगा, इवान पेट्रोविच पावलोव था। पूरा नाम क्या हो जाएगा, इवान पेट्रोविच पावलोव। इनका ये क्या हो जाएगा पूरा नाम। तो एक तो आपको इनका ये पूरा नाम याद करके रखना है, इवान पेट्रोविच क्या हो जाएगा, पावलोव हो जाएगा इनका इवान पूरा नाम। इसके साथ साथ यदि आप देखें तो इन्होंने पाचन क्रिया के दैहिक यानी आपको आप बता दें, दैहिक यानी क्या होता है, शरीर से संबंधित यहीं पर कहीं पर यदि बात चल रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, दैहिक कहते हैं। तो जो हमारे पावलोव महोदय हुए हैं इनने क्या किया, दैहिक संबंधी एक विशेष प्रकार का अध्ययन किया। और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण हुआ एवं महत्वपूर्ण होने के साथ साथ कैसा हो गया, ये लोकप्रिय हो गया, ताकि इनको 1904 ईस्वी में इसके लिए क्या मिल गया, नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। यानी जो इवान पेट्रिक महोदय हुए हैं इन्होंने क्या किया, एक दैहिक संबंध शरीर से संबंधित एक अध्ययन किया। इनका ये अध्ययन इतना महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हुआ कि इनको सन 1904 में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। साथ में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं ईपी पावलोव को क्या कहा जाता है, अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, ईपी पावलोव को कहा जाता है। तो एक तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है कि अनुबंधन का जनक किसको कहा जाता है। तो जो ईपी पावलोव हैं, ईपी पावलोव को क्या कहा जाता है, अनुबंधन का जनक कहा जाता है। इसके साथ साथ यदि आप यहाँ पर देखें तो मनोवैज्ञानिक के साथ साथ पावलोव जो है ये एक चिकित्सक भी रहे हैं। यानी यहाँ पे आपको यदि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा तो जो ईपी पावलोव हैं ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक तो हैं और मनोवैज्ञानिक के साथ साथ ये कैसे हैं, एक चिकित्सक भी हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये भी तैयार होता है कि जो अब थोड़ा सा जहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे उस लाइन को आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ईपी पावलोव है इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इवान पेट्रोविच पावलोव हो जाएगा। साथ में इन्होंने क्या किया, शारीरिक संबंधी अध्ययन किया। इसके लिए इन्होंने इतनी ख्याति पाई कि सन 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। साथ में यदि आप देखें तो जो ईपी पावलोव महोदय हुए हैं इनको क्या कहा जाता है, अनुबंधन का जनक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो मनोविज्ञान के अतिरिक्त जो पावलोव महोदय थे, पावलोव महोदय को क्या कहा जाता है, एक चिकित्सक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक चिकित्सक भी कहा जाता है। अब इतना इनका जो प्रयोग हुआ ये इतना विख्यात क्यों हुआ, तो यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, कुत्ते की किस ग्रंथि पर प्रयोग किया था, तो पैरोटिड ग्रंथि पर क्या किया गया था, इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका बनता है कि पावलोव ने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का क्या किया, ऑपरेशन करके उसकी पैरोटिड ग्रंथि से जो लार निकलती है उस लार का क्या किया, एकत्रीकरण किया। एकत्रीकरण का आशय है उसको क्या किया गया, इकट्ठा किया गया।
इसके बाद इस प्रयोग के द्वारा पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक, यानी प्रैक्टिकल तो हो गया, अब प्रैक्टिकल के बाद क्या किया गया, निष्कर्ष निकाला गया कि यदि क्या किया जाए, लंबे समय तक स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपन का, स्वाभाविक और अस्वाभाविक जो उद्दीपन होता है, इन दोनों उद्दीपनों का एक साथ प्रस्तुतिकरण किया जाए। कौन कौन से उद्दीपन का, स्वाभाविक हो और अस्वाभाविक हो, इन दोनों को एक साथ क्या करें, कुत्ते के सामने क्या किया जाए, प्रस्तुतिकरण किया जाए। तो जो व्यक्ति है और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक जैसी प्रतिक्रिया को करने लगता है। स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पर कुत्ते के सामने क्या हो जाएगा, भोजन, और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या हो जाएगा, जो घंटी बजाई गई थी प्रयोग में, वो क्या हो जाएगी, आपकी अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगी। तो इनका जो प्रयोग हुआ है, इस प्रयोग में यही बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के सामने स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ बार बार ले जाया जाए, तो जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति का अस्वाभाविक उद्दीपक के, अब यहाँ पे बस मेन चीज आपकी जो होती है, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया होने लगती है। यानी अस्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन जब आप उस व्यक्ति के सामने स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों को एक साथ बार बार ले जाते हैं, तो जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी क्या होने लगती है, अनुक्रिया यानी प्रतिक्रिया होने लगती है, जिससे हम क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं, या फिर इसी को हम अनुबंधित अनुक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो पावलोव ने यहाँ पर देखा जाए, एक एस प्रकार देखना है आपको सबसे पहले। तो इस प्रकार में यदि आप यहाँ पे देखें तो प्रयोग किसके ऊपर किया गया था, कुत्ते के ऊपर किया गया था। यहाँ पे यदि आप देखें तो कौन सा प्रकार देख रहे हैं, एस प्रकार देख रहे हैं। तो एस प्रकार में यदि आप देखें तो सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि जो पावलोव महोदय हैं, पावलोव महोदय ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था, कुत्ते के ऊपर किया था। इसके साथ जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता था, यानी इनने क्या किया कि जो कुत्ता था, कुत्ते के सामने क्या किया, भोजन को रख दिया, जो हमारा एक उद्दीपक के रूप में कार्य करता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भोजन है, ये भोजन किसके रूप में काम करता है, ये भोजन काम करता है उद्दीपक के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, उद्दीपक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो भोजन था, भोजन किसके सामने रख दिया गया, कुत्ते के सामने रख दिया जाता है, और ये भोजन जो होता है ये हमारा क्या होता है, उद्दीपक होता है। साथ ही तो एक जैसे ही भोजन रखा जाता है तो कुत्ते के मुंह से जो लार आने की जो दर होती है, उस लार आने की दर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। एक तो बिंदु आपका ये हो गया। इसके साथ इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया। अब इसके बाद यदि आप देखें तो आगे की जो आपकी कंडीशन है, प्रथम चरण में क्या हुआ, एक तो स्वाभाविक उद्दीपक हुआ, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ हमें किसकी आवश्यकता हुई, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, जिसको हम अनुक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो आपका यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक होता है, स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में किसका उपयोग किया गया, यहाँ पर भोजन का उपयोग किया गया। और स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में क्या हुई, जो कुत्ता था, कुत्ते के मुंह से क्या आने लगी, लार आने लगी। ये क्या हो जाएगा आपका, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो एक तो आपने यहाँ पे ये देखा कि स्वाभाविक उद्दीपक यानी क्या हो गया आपका भोजन, और स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी क्या हो गई, लार, यानी लार का निकलना। इसके साथ यदि आप देखें तो आगे की ओर यहाँ पे आप देखेंगे द्वितीय चरण के दौरान क्या किया गया, घंटी और भोजन दोनों को एक साथ लाया गया। घंटी को भी लाया गया और घंटी के साथ साथ, यानी घंटी को बजाया गया, घंटी को लाया गया, यानी घंटी को लाया गया, इसका आशय क्या हो जाएगा, घंटी को बजाया गया। इसके साथ साथ क्या किया गया, भोजन दिया गया। तो भी यहाँ पर क्या हुई, जो कुत्ता था, कुत्ते के मुंह से क्या निकली, लार निकली। तो यहाँ पर जो घंटी है, घंटी क्या हो जाएगी, एक प्रकार से जो आपकी घंटी हो जाएगी
ये क्या हो जाएगी, कृत्रिम उद्दीपक हो जाएगी। भोजन क्या हो जाएगा, स्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा। घंटी को हम क्या कहेंगे, कृत्रिम उद्दीपक कहेंगे, और जो भोजन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, स्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा। लेकिन जो कुत्ते के मुंह से जो लार निकलना प्रारंभ हुई, ये क्या हो जाएगी आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा चरण हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा चरण। इसके बाद तीसरा चरण स्टार्ट किया गया। अब तृतीय चरण में हुआ क्या, घंटी को लाया गया। अब जैसे ही घंटी को लाया गया तो कुत्ते के मुंह से क्या निकलने लगी, लार निकलने लगी। यानी अभी भोजन को नहीं लाया गया। द्वितीय चरण में क्या किया गया था, घंटी के साथ साथ भोजन को लाया गया था, तो कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगी थी। अब कुत्ते को ये मालूम चल गया कि जैसे ही घंटी की आवाज़ कुत्ते को सुनाई देती थी तो कुत्ते के मुंह से क्या आने लगती थी, लार आने लगती थी। और वही क्रिया आपके तृतीय चरण में हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे ही क्या किया गया, कुत्ते को घंटी की आवाज़ सुनाई दी, यानी कुत्ते के पास कृत्रिम उद्दीपक को लाया गया, तो कुत्ते के मुंह से क्या निकलने लगी, लार निकलने लगी। यानी कौन सी प्रतिक्रिया होने लगी, यहाँ पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया होना प्रारंभ हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ बिंदु भी देखेंगे, जैसे नोट में आप देखेंगे घंटी भोजन के मध्य 2 से 4 सेकंड का माने जो समय रहा, जो समय अंतराल रहा, ये 2 से 4 सेकंड का होना चाहिए। भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशील होना चाहिए। यानी जो आप भोजन ला रहे हैं, इस भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशील होना चाहिए, तभी आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अब चूंकि मेन चीज क्या है, इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्यों है, यानी ये जो प्रयोग किया गया, इस प्रयोग के द्वारा हमें शैक्षिक उपयोगिता में ये कहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। तो इन्हीं चरणों को आपको सबसे पहले देखना है। सबसे पहले आप देखेंगे, शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन करना चाहिए। यानी जो शिक्षक है, अब वो विषय वस्तु, कौन सी विषय वस्तु का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उस विषय वस्तु का क्या करना चाहिए, अनुबंधन करना चाहिए। ये हमें पावलोव के प्रयोग के द्वारा सीखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ जो अच्छी आदतें होती हैं, अच्छी आदतों का निर्माण किस प्रकार होता है, अच्छी आदतों का निर्माण इसके द्वारा किया जा सकता है। साथ में जो बच्चे होते हैं, बच्चों में अनुशासन इस विधि के द्वारा, यानी इस प्रयोग के द्वारा लाया जा सकता है। यानी जो बच्चा है, यदि कोई अनुशासनहीन बच्चा है, तो उस बच्चे में अनुशासन सिखाने के लिए इस प्रयोग का उपयोग किया जाता है। बुरी आदत को है क्या दी से छुटकारा मिल जाए, माने जो बालक है, यहाँ पे थोड़ा गलत छपा हुआ है, क्या दी की जगह जल्दी लिखना है। तो जो बालक है, बालक में अनुशासन लाया जाए। इसके अतिरिक्त यदि किसी बच्चे में कोई बुरी आदत है, तो उस बच्चे में जो बुरी आदत है, उन बुरी आदतों से उस बच्चे को जल्दी से किस प्रकार छुटकारा मिल जाए, या किस प्रकार से जल्दी से छुटकारा दिया जा सकता है, इस प्रयोग के द्वारा हमें ये सीखने के लिए मिलता है। साथ में जो बालक है या फिर जो सीखने वाला है, वो कैसा होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग हो। दृश्य श्रव्य सामग्री ये पेडागोजी में आपको देखने के लिए मिलेगी। दृश्य सामग्री यानी जो हमें दिखाई दे, और श्रव्य सामग्री यानी जिसको हम सुन सके। और यहाँ पे दिया गया दृश्य श्रव्य सामग्री यानी जिसको हम दिखाई भी, जो हमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, जैसा कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद यदि देखा जाए तो जो पुनरावृत्ति यहाँ पर दी गई है, पुनरावृत्ति पर क्या दिया जाता है, यहाँ पे बल दिया जाता है। यानी किसी चीज़ का बार बार क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, जिससे वह आसानी से सीखने में आसानी होती है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो यांत्रिक तरीके से भी सीखने पर क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। इसी प्रकार जो बालक होता है, बालक में जो प्रेम भावना होती है, बालक में प्रेम भावना का भी क्या होता है, विकास होता है। यानी जो बालक होगा, बालक में प्रेम भावना कैसे हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त भाषा को सीखने और सिखाने में भी देखिए दोनों काम ही होते हैं। एक तो भाषा को हमें सीखने की भी आवश्यकता होती है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, भाषा को सिखा सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, यदि आपको भाषा आती होगी तभी तो आप किसी दूसरे बच्चे को उसको सिखाएंगे। तो यहाँ पे यदि आप समानता देखेंगे तो भाषा को सीखने में भी और साथ में भाषा को सिखाने, दोनों में किसका उपयोग किया जाता है, पावलोव के नियम का उपयोग किया जाता है। और आदतों के निर्माण में ये एक विशेष प्रकार से उपयोगी होता है। आदतों के निर्माण में आप समझ रहे हैं, कुत्ते के पास क्या किया गया, पहले भोजन को लाया गया, तो क्या हुआ, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई।
उसके बाद घंटी को भोजन को लाया गया, उसके बाद स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, फिर बाद में भोजन को नहीं लाया गया। तृतीय चरण में केवल घंटी को जैसे ही कृत्रिम उद्दीपक लाया गया तो जो कुत्ता था, कुत्ते के मुंह से लार निकलना प्रारंभ हो गई, यानी कुत्ते को क्या हो गया, आदत हो गई कुत्ते को कि जैसे ही घंटी बजेगी यानी मेरे लिए क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है। साथ में यदि यहाँ पे देखा जाए तो भय संबंधित मानसिक भ्रांतियां जो होती हैं, यानी बालक को जिस वस्तु से या जिस क्रिया से भय होता है उसके मन मस्तिष्क में जो भय संबंधी जो भ्रांतियां होती हैं उन भ्रांतियों को दूर करने में भी क्या होता है, ये सहायक होता है। आइए कुछ यहाँ पे इसी के जो उपनाम होते हैं पावलाव के नियम के, इन उपनामों को आप देखते हैं। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अनुबंधन का जो सिद्धांत है एक और किन किन नामों से जाना जाता है। तो एक तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द पहले से ही मालूम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, रूस में हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था, रूस में हुआ था। इसके साथ साथ ये एक तो हमें ये मालूम तो है कि ये कौन थे, मनोवैज्ञानिक थे। अब मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ यदि देखा जाए तो ये एक कैसे थे, चिकित्सक थे, शारीरिक चिकित्सक भी थे। उन्होंने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था, कुत्ते के ऊपर किया था। कुत्ते के मुंह से क्या निकल रही थी, लार निकल रही थी, जिसको हम स्वाभाविक अनुक्रिया का दर्जा दे रहे थे। इसके अतिरिक्त आपको जो आगे जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे उन क्वेश्चनों को आपको देखना, यानी उपनामों को यहाँ पे आप देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखने वाले हैं CR थ्योरी, यानी जो पावलाव का जो नियम है, जो सिद्धांत दिया गया पावला महोदय के द्वारा, इस सिद्धांत को हम CR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल थ्योरी जो है, ये पावलाव के सिद्धांत को इस नाम से जाना जाता है। प्राचीन परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत, इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो समृद्ध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। देखिए एक शब्द को आपको यहाँ पे पकड़ना है, तो यहाँ पे जो शब्द दिया गया है अनुबंधन का सिद्धांत, क्योंकि अनुबंधन का जनक ही किसे कहा जाता है, IP पावलाव, EP पावलाव को कहा जाता है। तो जो EP पावलाव महोदय हैं इनको अनुबंधन का सिद्धांत का जनक कहा जाता है। इसी का आपको सामान्यतः यदि देखने के लिए मिलेगा तो जो सिद्धांत होते हैं इनमें हमें एक तो अनुबंधन नामक शब्द देखने के लिए मिल जाता है। साथ में आपको शरीर शास्त्री सिद्धांत, यानी ये एक शारीरिक वैज्ञानिक थे, शरीर पर प्रयोग किया था, तो जिसके लिए इनको कब सन 1904 में क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसका आपका एक तो यही बिंदु बन जाता है कि ये कैसे थे, शरीर शास्त्री थे, यानी इनका जो सिद्धांत दिया गया यह सिद्धांत कैसा हो जाएगा, शरीर शास्त्री सिद्धांत हो जाएगा। इनके द्वारा क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके साथ साथ यदि आप यहाँ पर देखें तो कई नाम होते हैं जिन नामों से सिद्धांत को जाना जाता है। एक तो CR थ्योरी हुई, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हुआ, प्राचीन परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत हुआ, समृद्ध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हुआ, अनुबंधन का सिद्धांत हुआ, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत हुआ, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत हुआ। अब कुछ यहाँ पे आपको देखना है, फुल फॉर्म देखेंगे आप तो यहाँ पे दिया गया UCS यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। UCS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, अनकंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगा, यानी अनुबंधित उद्दीपक। अब अनुबंधित उद्दीपक के रूप में काम क्या करता है, भोजन करता है। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो CS यानी क्या हो जाएगा आपका, कंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगा। कंडीशनल स्टिमुलस यानी क्या हो जाएगा आपका, जो घंटी का जो उपयोग किया गया था अनुबंधित उद्दीपक, यानी जो घंटी है वो घंटी कैसी थी, अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में थी। भोजन जो आपका होता है ये स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में होता है, और जो घंटी होती है ये कैसी होती है, अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में होती है। इसके बाद यदि आप देखें तो UCR यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी क्या हुई, एक तो आपकी अनुबंधित अनुक्रिया हो गई। अनुक्रिया क्या हुई थी, जो कुत्ता था कुत्ते के मुंह से क्या आने लगी थी, लार आने लगी थी। इस कारण इसको हम क्या कहेंगे, ये कुत्ते की कौन सी क्रिया हुई, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। इसके बाद आप देखेंगे CR यानी क्या हो जाएगा आपका,
कंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा, यानी बाद में आपने केवल क्या किया, कुत्ते के मुंह के पास कुत्ते के पास या आसपास कहीं पर भी घंटी को बजाया तो कुत्ते के मुंह से लार आना प्रारंभ हो गई। और घंटी क्या है, एक प्रकार की आपकी अस्वाभाविक अनुक्रिया है और अस्वाभाविक उद्दीपक है, और अस्वाभाविक उद्दीपक को ही फिर वो क्या उसके द्वारा ही क्या होने लगी, आपकी अस्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, अब यहाँ पे आप देखने वाले हैं पावलोव से संबंधित जो क्वेश्चन तैयार होंगे आपके परीक्षा में एग्जाम की दृष्टि से, इन क्वेश्चनों को आप देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे CR थ्योरी में UCS है। देखिए CR जो थ्योरी है ये तो आप जान ही गए होंगे कि जो EP पावलोव हुए हैं इनके सिद्धांत को CR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें UCS क्या है। तो जो UCS होता है, UCS इसमें क्या होता है, भोजन होता है। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें UCS भोजन हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो CR थ्योरी में CR क्या है, CR माने कंडीशनल, ये आपका हो जाएगा रिस्पॉन्स हो जाएगा। कंडीशनल रिस्पॉन्स यानी क्या है, कुत्ते के मुंह से लार को आना ही क्या कहते हैं हम, कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये आपका जो CR दिया गया है ये क्या हो जाएगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। इसके बाद यदि आप देखें तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था। नॉर्मल सी चीज है, जो पावलोव महोदय हुए हैं, पावलोव महोदय ने अपना प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर किया गया था, जिसके लिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से किया गया, सम्मानित किया गया था। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, पावलोव कहाँ के रहने वाले थे। तो जो पावलोव महोदय हैं, पावलोव महोदय कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का उपनाम क्या है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है इसको हम क्या कहते हैं, CR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं।